हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं अपनी क्लास। तो आज कोशिश यही रहेगी कि आज ये लास्ट क्लास हो। थोड़ा सा मैंने आपको कल ही बताया था कि तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा स्लो चल रही हूँ, वरना तो कल ही लास्ट हो जाती। मैं ज़्यादा तेज़ मतलब ना जल्दी जल्दी चलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि गला ख़राब हो जाएगा तो फिर बहुत दिन लग जाते हैं। तो मेरा गला बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है अगर एक बार ख़राब हो गया तो। अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, तो मैं इसीलिए चाह रही हूँ कि कुछ भी ऐसी गलती ना करूँ जिससे काफ़ी दिन का फिर डिले हो जाए, है ना। तो इसलिए धीरे धीरे कर लेते हैं, मतलब है ना, स्लोली अपनी क्लास कर लेते हैं। कम से कम ऐसे कर तो पाएंगे, वरना फिर क्लास बंद ही हो जाएगी, मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल निकलती नहीं है। और फिर अजीब सी फटी हुई आवाज़ में खांसते हुए पूरा टाइम खिच खिच खांसते खांसते तो क्लास हो नहीं सकती। तो इससे अच्छा है कि हम स्लो मोशन में ही करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो बंटवारे के कुछ अनुभव, विचार और संकल्पनाएं से क्वेश्चन है। विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा किसने की थी? तो ये करी थी माउंटबेटन ने। विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा माउंटबेटन ने की थी। माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना जारी की गई और इस योजना को माउंटबेटन योजना कहते हैं। माउंटबेटन योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र उपनिवेश भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाना था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने अपनी संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया था। तो ये अधिनियम पास हुआ था 18 जुलाई 1947 को। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने माउंटबेटन योजना को विधेयक के रूप में 15 जुलाई 1947 को कॉमन सभा में पेश किया था और 16 जुलाई को लॉर्ड्स सभा में प्रस्तुत किया गया। यहाँ से पारित होने के बाद 18 जुलाई 1947 को ये विधेयक भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में भारत संघ के लगभग 565 राज्यों और रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर जैसी रियासतें भारत में शामिल होने के प्रतिकूल थी एवं उन्होंने रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े, जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, तथा 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए थे। अधिकतम रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए एवं इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, सांप्रदायिकता, गांधी जी के विचार। तो किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी? तो ये किया था W. हंटर ने। W. हंटर ने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी। मई 1871 को गवर्नर जनरल मेयो के इस सवाल के जवाब में कि क्या भारतीय मुसलमान रानी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए अपने धर्म से बंधे हैं, हंटर ने अपना प्रभावशाली कार्य द इंडियन मुस्लिम्स से जून 1871 के मध्य में पूरा किया और बाद में इसे अगस्त के मध्य में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पार्लियामेंटो सुधार दस्तावेज के आधार पर मुसलमानों को अलग चुनाव की अनुमति दी गई थी और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि देश का बंटवारा एक ऐसी सांप्रदायिक राजनीति का आखिरी बिंदु था जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में शुरू हुई। अंग्रेजों के द्वारा 1909 में मुसलमानों के लिए बनाए गए पृथक चुनाव क्षेत्रों का सांप्रदायिक राजनीति की प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। पृथक चुनाव क्षेत्रों की वजह से मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे। सांप्रदायिक परिनिर्णय का प्रस्ताव अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री
मैकडोनाल्ड ने किया और ये अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति का एक अन्य उदाहरण था। नए वायसराय वेलिंगटन को महात्मा गांधी जी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। किस दस्तावेज के आधार पर मुसलमानों को अलग चुनाव की अनुमति दी गई? तो ये आपके मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत हुआ था। ठीक है। सांप्रदायिक परिनिर्माण का प्रस्ताव किसने किया था? तो ये मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक परिनिर्माण का प्रस्ताव किया था। 25 अक्टूबर को किन दंगों के साथ नोआखली दिवस जुड़ा हुआ था? तो नोआखली दिवस बिहार दंगे के साथ जुड़ा था। 25 अक्टूबर 1946 को हुए बिहार दंगे के साथ नोआखली दिवस जुड़ा था। गांधी जी ने पूर्वी बंगाल के नोआखली वर्तमान बांग्लादेश के बिहार के गांव में और उसके बाद कलकत्ता और दिल्ली के दंगों में झुलसी झोपड़पट्टियों की यात्रा शुरू करी और उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे को ना मारें और हर जगह उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू अथवा मुस्लिम को दिलासा दी। अक्टूबर 1946 से पूर्वी बंगाल के मुसलमान हिंदुओं को निशाना बना रहे थे और गांधी जी वहां गए एवं पैदल ही गांव-गांव पहुंचे और उन्होंने स्थानीय मुसलमानों को समझाया कि वे हिंदुओं की रक्षा करें। इसी तरह अन्य समुदाय को भी समझाए थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत में सांप्रदायिकता एक बात की घटना है जो हमारी आंखों के सामने उभरी। अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू ने जनता की इच्छा का हवाला दिया था और कहा था कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना है। किसी को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में सांप्रदायिकता एक बात की घटना है जो हमारी आंखों के सामने उभरी। ये किसने कहा? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। दोनों कथनों को पढ़ो। सांप्रदायिकता धार्मिक अस्मिता पर विशेष तरह से राजनीतिकरण है। सांप्रदायिकता इस धार्मिक पहचान को मजबूत बनाने का प्रयास करती है और इसे एक स्वाभाविक अस्मिता मानकर प्रस्तुत करती है। तो ए और बी दोनों सही है। तो सांप्रदायिकता धार्मिक अस्मिता का विशेष तरह से राजनीतिकरण है जो इस धार्मिक पहचान को मजबूत बनाने का प्रयास करती है और इसे एक स्वाभाविक अस्मिता मानकर प्रस्तुत करती है। सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। ऐसी राजनीति धार्मिक पहचान को बुनियादी और अटल मानती है। सांप्रदायिक राजनीतिज्ञों की कोशिश करती है कि धार्मिक पहचान को मजबूत बनाया जाए। ये कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता किसी चिन्हित गैर के खिलाफ घृणा की राजनीति को पोषित करती है। किसी भी बहुधार्मिक देश में धार्मिक राष्ट्रवाद शब्दों का अर्थ भी सांप्रदायिकता के करीब करीब हो सकता है, अतः दोनों कथन सही हैं। प्रांतीय चुनाव और मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी और इसके संस्थापकों में आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क प्रमुख थे। इसके प्रथम अध्यक्ष वराक उल मुल्क थे जो 1930 के इलाहाबाद लीग अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल ने किया था और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम उन्होंने पाकिस्तान का प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के एकीकरण पर जोर दिया और ऐसे राज्य की कल्पना की जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र तक सीमित था। उन्होंने भारतीय मुसलमानों को एक राष्ट्र के रूप में घोषित नहीं किया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन पहला चुनाव 1937 में हुआ था। मुसलमानों के 485 आरक्षित स्थानों में से केवल 110 सीट पर ही लीग जीत सकी। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल और सिंध में लीग को अन्य मुस्लिम दलों ने पछाड़ दिया, अर्थात मुस्लिम लीग इन प्रांतों में बहुमत प्राप्त करने में असफल रही। 1938 के लगभग इकबाल का जिन्ना पर अत्यधिक प्रभाव था और 1939 में लीग की वर्किंग कमेटी ने एक सब कमेटी का गठन किया जो विभिन्न प्रकार के उपायों पर ध्यान देती थी। 1940 के लाहौर अधिवेशन में लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव या लाहौर संकल्पना कहा जाता है। पाकिस्तान बनने के विचार का प्रथम प्रणेता कौन है? तो ये है मोहम्मद इकबाल। स्वतंत्र पाकिस्तान के गठन की मांग करते हुए मुस्लिम लीग द्वारा कौन सा संकल्प अपनाया गया था? लाहौर संकल्पना। औपनिवेशिक काल के इकबाल के मुस्लिम राष्ट्र के विचार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ये इकबाल ने भारतीय मुसलमानों के एक राष्ट्र के रूप में घोषित किया, ये गलत है। किन दो प्रांतों में मुस्लिम लीग बहुमत प्राप्त करने में असफल रही जबकि वे मुस्लिम बाहुल्य प्रांत थे? तो वे प्रांत थे आपके बंगाल और पंजाब। नेक्स्ट है यूनियनिस्ट पार्टी निम्नलिखित में से मुख्यतः किन तबकों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी? तो ये प्रतिनिधित्व करती थी पंजाब के हिंदू, मुसलमान और सिख जमींदार वर्ग का। ठीक है। नेक्स्ट है, अब मैं डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा
समझ सकते हो आप, मुझे प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, और फिर आज की क्लास फिर ख़त्म भी नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत लो फील हो रहा है मुझे। तो इसका डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं, सबके तो डिस्क्रिप्शन पढ़े ही हैं और सेम ही है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमारा पढ़ाई हुआ ही है सब कुछ, ठीक है। एनसीईआरटी में भी हम पूरा कवर कर चुके हैं इसको। तो 1937 में लखनऊ में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक सत्र में जिन्ना ने घोषणा की कि भारत में 3 अलग अलग सत्ताएं या संस्थाएं हैं, यानी कांग्रेस, ब्रिटिश और मुस्लिम लीग की बात करी इन्होंने, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत के रूप में इनमें से कौन प्रचलित था? तो प्रचलित थे मोहम्मद अली जिन्ना। हिंदू महासभा एवं अन्य पार्टी से क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर 1925 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये केशव दास बलीराम हेडगेवार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है पाकिस्तान का प्रस्ताव। तो पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान किया था? तो ये है जिन्ना ने, ठीक है। इनमें से कौन गुजराती और लंदन में प्रशिक्षित वकील है? तो ये है आपके मोहम्मद अली जिन्ना, गुजराती हैं और लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। संविधान सभा का गठन। तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? तो 1946 में हुआ था ये। नेक्स्ट है 1947 में इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो ये राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, इंडिया डिवाइडेड। भारत के संविधान को संविधान सभा ने अधिनियमित किया था, जो स्थापित की गई थी किसके द्वारा? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अधीन। नेक्स्ट है मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया? तो कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में भारत आया था। नेक्स्ट भारतीय संविधान सभा ने अपना पहला सत्र कब शुरू किया था? तो ये 9 दिसंबर 1946 को किया था। पेंथिक, लॉरेंस, स्टॉफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर किससे संबंधित है? तो कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित है। नेक्स्ट है संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना है? तो अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था राजेंद्र प्रसाद को। किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत की संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर को बताइए। तो भैया सही उत्तर है इसमें फर्स्ट और सेकेंड, पढ़ लेते हैं। तो सभा के सदस्य सार्वभौमिक जनमत संग्रह के माध्यम से नहीं निर्वाचित किए गए थे और इसमें सभी धर्मों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। नेक्स्ट है ये लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था? तो भैया ये उपयोग में से कोई नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, ठीक है। तो ये खत्म कर लेते हैं आज। भारत का संविधान कब लागू हुआ है? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है भारत का संविधान डैश पर पेश किया गया था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पेश किया गया था। संविधान की दृष्टि, किसने उद्देश्य संकल्प का मसौदा तैयार किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने उद्देश्य संकल्प का मसौदा तैयार किया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का मूल तत्व ज्ञान जिसकी उद्देशिका में मिलता है, इसे कब अंगीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। पंडित नेहरू इसमें विश्वास करते थे? पंडित नेहरू प्रौढ़ मताधिकार में विश्वास करते थे। 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा अपनी प्रसिद्ध घोषणा में निम्न में से कौन सा कारक नहीं था? तो ये है मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना। 1919 के अंत में भारत में 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 का कौन सा प्रावधान गलत है? तो ये आपका सिंध और उत्तर पूर्व फ्रंटियर प्रांतों की स्थिति दी गई थी, ये गलत है। तो उसमें भारत में बर्मा को अलग किया गया था, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी और राज्यपाल प्रांत के मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा किस अधिनियम के तहत संघीय संरचना को पेश किया गया था? तो ये अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा केंद्र में द्वैध शासन किस एक्ट के द्वारा लागू किया गया? तो 1935 के एक्ट के द्वारा लागू किया गया। अधिकारों का निर्धारण, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में जमींदारी व्यवस्था के बारे में सही है? तो ये है आपका जमींदारी उन्मूलन बिल 1949 में पेश किए गए थे और इसे जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत के शक का सामना करना पड़ा था। विविध, तो मुला, मस्तक और बोलन क्या है? तो मुला, मस्तक और बोलन जो है वो आपका पर्वतीय दर्रे है, सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो
प्रथम विश्व युद्ध जब अगस्त 1914 में शुरू हुआ था तो उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगा कि यह युद्ध किस्मत तक खत्म हो जाएगा और मृतकों और घायलों से यूरोप कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, द वेल्थ ऑफ नेशन। तो द वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो एडम स्मिथ की बुक है। ठीक है, नेक्स्ट, और राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण ना बनाया जाए? तो ये है केलॉग-ब्रियन पैक्ट। किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट शुरू हुई थी? तो एबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण से, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप से, जापान का मंचूरियन आक्रमण से। तो उपयुक्त में से एक से अधिक है मंचूरिया आक्रमण। लेखक और रचनाएं सॉरी, तो यहाँ पर है जॉन विलियम के की है हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर, और एडवर्ड जे थॉमसन की है द अदर साइड ऑफ द मेडल, एस एन सेन की है 1857, और एस बी चौधरी की है सिविल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। अधिवेशन और सम्मेलन, तो यहाँ पर आपका याल्टा सम्मेलन जर्मनी के बिना शर्त समर्पण से संबंधित है, और डम्बार्टन ओक सम्मेलन यूएनओ के गठन पर विचार। तेहरान मीटिंग है गोपनीय मोर्चा पर सहमति, और कायरो घोषणा जापान के बिना शर्त समर्पण से संबंधित। लेखक और समाचार पत्र देख लेते हैं। तो एनी बेसेंट की है न्यू इंडिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है अल हिलाल, और मौलाना मोहम्मद अली का कॉमरेड है, अरविंद घोष का वंदे मातरम। नेक्स्ट, कालक्रम में बताना है। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में आया, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई है, गांधी जी का चंपारण अभियान 1917 में हुआ, और अखिल भारतीय डिप्रेस्ड कॉलेज क्लासेस लीग 1930 में। भारत से बाहर 1915 में स्थापित भारत की प्रथम अंतरिम सरकार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर यह सत्य नहीं है आपका डी वाला। तो सत्य क्या है कि राजा महेंद्र प्रताप इसके राष्ट्रपति थे, और इसका मुख्यालय अफगानिस्तान में काबुल स्थित बाके बाबर में था, और इसको जर्मनी, रूस, तुर्की, अफगानिस्तान इत्यादि बाह्य ताकतों का समर्थन हासिल था। ठीक है, क्या सत्य नहीं है? तो चंपक रामन पिल्ले इसके प्रधानमंत्री थे, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नाटककार और भाषा में कौन सा मिश्रण सही नहीं है? तो विजय तेंदुलकर की भाषा है मराठी, गिरीश कर्नाड की है कन्नड़, भीष्म शाहनी की हिंदी, और प्रेमनाथ की भी हिंदी है। चापेकर ब्रदर्स पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने डैश नामक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी। तो इन्होंने WC रैंड और लॉर्ड एयर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो आर्थिक उपनिवेशवाद की आलोचना करती है कि लेखक कौन है? तो ये है रोमेश चंद्र दत्त। निम्न में से कौन सा सही है? तो केसरी के हैं BG तिलक, अमृत बाजार पत्रिका के हैं शिशिर कुमार घोष, इंडियन मिरर के हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, बंगाली के हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को, समुदाय पुरस्कार कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को, व्यक्ति सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को, और ट्रिटी गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। उन्नीस सौ इक्यावन में विनोबा भावे को किस व्यक्ति ने अपनी 100 एकड़ जमीन दान दी थी, जिसने विनोबा भूदान का शुरू करने के लिए प्रेरित था? तो ये था वेद्रे रामचंद्र रेड्डी। अवधि के आधार पर भारत में किसान आंदोलनों को चरणों में विभाजित किया जा सकता है, ये है 3। देबागा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह आंदोलन किसान सभा द्वारा आयोजित किया गया, ये जोतदारों और साहूकारों के खिलाफ था। नेक्स्ट, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में देबागा आंदोलन ने मांग की है, तो ये फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। बिजौलिया आंदोलन नामक किसान आंदोलन भारत के किस राज्य से जुड़ा था? तो राजस्थान से।
आंदोलन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये है मोपला विद्रोह मालाबार, अधिभागा आंदोलन बंगाल। कई भारतीयों ने रूसी क्रांति से प्रेरित होकर सोवियत समाजवाद पर लिखा। निम्नलिखित लेखकों में से किसने 1920-21 में रूसी क्रांति, लेनिन जीवन और विचार, बाद में लांग क्रांति पर हिंदी में लिखा? ये है RS अवस्थी। गोरखा युद्ध के दौरान डैश की खोज हुई थी? गोरखा युद्ध के दौरान शिमला की खोज हुई थी। कर्नाटक केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये गंगाधर राव देशपांडे को। इनमें से वारसा संधि के सदस्य देश की पहचान करें। पूर्वी जर्मनी। सोवियत संघ के नेतृत्व में ईस्टर्न अलायंस पूर्वी गठबंधन वर्ष डैश में किया गया था और इसका मुख्य कार्य यूरोप में डैश बलों का मुकाबला करना था। ये है 1955 नाटो के। और किस किताब में ब्याज पर पैसे उधार देने की निंदा की गई थी? तो धर्मसूत्र पर। कौन सा संगठन अखंड भारत की अवधारणा के प्रबल समर्थन से था? तो ये था आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन। ठीक है। और एक दिलचस्प प्रकरण जो गैर भारतीय उद्यमों में काम कर रहे श्रमिकों के प्रति भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व के दृष्टिकोण को प्रकाशित करता है। GIP रेलवे पर 1899 में हुआ था और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है आपका प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका ने हड़ताल का गर्मजोशी से समर्थन किया है। ठीक है। 1874 से भारत के राज्य सचिव और 1886 से 1892 तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो प्रधानमंत्री यहाँ पर रहे हैं लॉर्ड सेलिसबरी। 3 शक्तियों US, ब्रिटेन और सोवियत संघ के तेहरान सम्मेलन घोषणा किस कालावधि में की गई? तो ये 1943 दिसंबर में की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली संस्था में किस श्रेणी के तहत शांति, बहाली, संचालन और मिशन आते हैं? तो ये आते हैं सहायक निकाय के अंतर्गत। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने नामीबिया की स्वतंत्रता पर बातचीत करी। तो बातचीत करी थी जेवियर पेरेज कुयार ने नामीबिया की स्वतंत्रता की आज़ादी पे बातचीत की थी। तो किसने इराक में अमेरिकी नेतृत्व वाले आक्रमण को अवैध अधिनियम घोषित किया गया? तो कोफी अन्नान ने। त्रिनिदाद में वार्षिक मुहर्रम जुलूस को होसे नामक एक दंगात्मक कार्निवल में बदल दिया गया था जिसमें सभी नस्लों और धर्मों के मजदूर शामिल हो गए थे। किसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ गठित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो ये थे विल्सन। और तानाशाही दर्शन के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका सही है। 1920 में कॉलसिम्स में संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की। तकनीकी हिंसा के लिए मार्टिन हाइडेगर ने पश्चिमी आधुनिकतावाद पर हमला किया। और 26 जून 1945 को डैश देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए? 50। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 50। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद और अध्याय हैं? तो ये है आपके 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय। 26 जून 1945 के संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था और यह हस्ताक्षर किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बारे में क्या गलत है? तो ये इसे छोड़ दो। कौन सा सही सुमेलित है? तो सोवियत जर्मन अनाक्रमण संधि 1939 में हुई थी और लॉदेन की संधि 1923 में हुई थी। विश्व युद्ध के दौरान कई संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो ये है आपका सेंट जर्मन संधि ऑस्ट्रिया और वर्साई संधि जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में ब्रिटेन और फ्रांस ने किस वर्ष जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करी? तो ये है 1939। तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में है आंग्लो फ्रांसीसी एटेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे और आंग्लो रूसी एटेंट का गठन किया गया था। दोनों ही सही है। नेक्स्ट है कौन द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है? तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है आपके दोनों स्टार्टिंग के। ठीक है। यानी आपका वर्साई की संधि, राष्ट्रसंघ की विफलता, 1929 की महामंदी, फासीवाद, नाजीवाद का उदय, तुष्टीकरण की नीति, सामूहिक सुरक्षा प्रणाली की विफलता और निरस्त्रीकरण की विफलता। निष्क्रिय मालिकों और कामकाजी उद्योगपतियों में समाज का विश्लेषण किसने किया? तो ये हेनरी डी सेंट साइमन ने किया है। रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सेस के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे युद्ध की विचारधारा के खिलाफ थे और विश्व शांति स्थापित करने में विश्वास करते थे। ये सही नहीं है।
नेक्स्ट है किस वर्ष इटली, जापान और जर्मनी के बीच त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो 1940 में किए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? आपका इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन से ब्लॉक अस्तित्व में आए? तो ये आया था अमेरिका के अंतर्गत प्रजातांत्रिक नेतृत्व और रूस के अंतर्गत साम्यवादी ब्लॉक। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों के किस समूह के बीच त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो जर्मनी, इटली और जापान जो त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, इनमें से कौन इन 6 प्रमुख अंगों में शामिल नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष जो है वो शामिल नहीं है। कौन सा घटना युग्म और तारीख द्वितीय विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका 29 जून फ्रांस का आत्मसमर्पण गलत है। तो 19 जुलाई 1940 को ब्रिटेन के समक्ष हिटलर ने एक शांति प्रस्ताव की पेशकश की। 10 जून 1940 को नॉर्वे का आत्मसमर्पण हुआ और 22 जून 1940 को फ्रांस का आत्मसमर्पण और 27 सितंबर 1900 को वर्साय का पतन और पोलैंड का आत्मसमर्पण। तो ये क्वेश्चन ना मतलब काम के नहीं है, लेकिन फिर भी लास्ट है तो पढ़ लेते हैं। इटली द्वितीय विश्व में कब शामिल हुआ? क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आएंगे हमारे एग्जाम में। ठीक है। किसने कहा कि हमें समुद्र महासागरों में लड़ना होगा? तो चर्चिल ने कहा। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिनिधित्व में कब शामिल हुआ था? तो ये अप्रैल 1917 में। द्वितीय विश्व में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का प्रमुख कारण क्या था? इसमें से कोई नहीं है। अमेरिका ने विश्व युद्ध सेकेंड में प्रवेश किया था 1941 में। दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने प्रवेश किया? तो ये प्रवेश किया था अमेरिका ने। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत को डैश के आरंभ काल के रूप में जाना जाता है, तो शीत युद्ध के। ठीक है। नेक्स्ट हो गया है ख़त्म। तो इसी के साथ ये हमारी बुक ख़त्म हो गई है और आपको टेलीग्राम चैनल देख पा रहे होंगे। तो अगर जो पीडीएफ करते रहते हैं, मैंने उनसे कई बार कहा कि आप वीडियो को ध्यान से देखो, मैं कुछ भी छुपाती नहीं हूँ। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप उस टेलीग्राम चैनल पर जाके ले सकते हो। मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगी, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं नहीं दे पाऊँगी। और मुझे कोई इसमें संकोच नहीं है कहने में कि मुझे अगर कहीं से कोई मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है तो मैं कोई उनका ऐड नहीं कर रही हूँ। मुझे उनके चैनल से प्राप्त हुआ था तो मैंने आप तक उसको पहुँचा दिया है। तो ऐसे ही लोगों की वजह से हम थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं, तो हमें इन सब का धन्यवाद करना चाहिए। जो भी हमें मटेरियल टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे प्रोवाइड होता है, तो मुझे किसी का भी धन्यवाद अदा करने में कोई परहेज नहीं है। मैं आज किसी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जो भी मटेरियल जो है टेलीग्राम पे हमें फ्री में चीज़ें देते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं किसी को कोई पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि मैं कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, व्हाट्सएप चैनल नहीं है और यूट्यूब पे मैं देना नहीं चाहती, क्योंकि कहीं और से उठा के आप किसी और को कंटेंट अपना खुद का आपका अपलोड किया हुआ मटेरियल है तो आप दे दो। आप किसी और का ऑलरेडी नाम पड़ा हुआ है फिर आप उठा के अपने नाम से दो, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता है। तो मैं ऑलरेडी जो है ना वीडियो बना ही रही हूँ, तो उसमें आपको नाम मेंशन हो ही जा रहा है, तो फिर इधर से उधर पीडीएफ से नहीं दे पाऊँगी। और पीडीएफ ही मैं पढ़ा रही हूँ तो फिर देने का मतलब भी क्या बनता है। तो लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपकी यही मदद कर सकती हूँ कि वीडियो में आपको नाम वगैरह दिख जाता है। मैं कुछ भी छुपाती नहीं हूँ, कुछ हाइड वाइड नहीं करती हूँ। ठीक है। क्योंकि अगर दूसरा हमें दे रहा है तो मैं क्यों उसका नाम छुपाऊँ? मेरा कोई उनसे मतलब मैं उनको कोई जानती नहीं हूँ, किसी भी चैनल को मेरी कोई पर्सनली बात नहीं होती किसी से, जो मैं कोई प्रचार वचार नहीं कर रही हूँ। ना ही यूथ कंपटीशन वालों की जो मैं बुक आपको दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो उसमें भी कोई मैं प्रचार नहीं करती हूँ। ठीक है। मेरा मुझसे कोई उसमें पैसा नहीं मिल रहा है मुझे उससे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है तो क्यों ना मैं उसे मेंशन करूँ कि मुझे इस पब्लिकेशन की या ये बुक का मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सीधी सी बात है, पढ़ने के लिए तो वो दे रहे हैं, चाहे आप मार्केट से ख़रीद लो, चाहे आप पीडीएफ फॉर्म में इधर उधर से ले लो, जैसे भी दे लो, तो आपको तो आखिर मार्केट में बुक्स तो मिल ही जा रही है ना। अब आप चाहे मार्केट से परचेज, अब जैसे मैं मार्केट से परचेज़ करके भी आपको पढ़ा देती हूँ, और अभी जो नई बुक्स मैंने यूथ कंपटीशन टाइम्स की ख़रीदी है तो वो मैंने मार्केट से ही परचेज़ करी है। ठीक है। तो पैसा लगा के ख़रीदा है, उसमें कोई पीडीएफ नहीं देने वाली हूँ मैं। तो हिस्ट्री वाला तो मैं पक्का आपको मैंने ख़रीदी तो खैर पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों की है, पर बाय चांस मुझे शायद पॉलिटी का मिल गया है, मतलब लक था मेरा जो मुझे पहले मैंने ढूंढा तो मुझे नहीं मिली थी, लेकिन फिर मुझे अभी रिसेंटली मुझे पॉलिटी वाला मिल गया है।
तो मैं पॉलिटी तो आपको पढ़ा दूँगी, लेकिन हिस्ट्री में मैं खुद से है ना आपको पूरा PDF बनाऊँगी, क्योंकि मैंने खुद परचेज़ करी है, बुक परचेज़ दोनों ही करी हैं। लेकिन पॉलिटी में मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका PDF ऑलरेडी बनाया मिल गया है मुझे, लेकिन हिस्ट्री का मुझे बनाना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी मेहनत रहेगी मेरी। और तो मैं आपको पूरा कंटेंट कंप्लीट करा दूँगी, लेकिन थोड़ा सा स्लो में चलेगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी वाला उसमें नहीं हो पाएगा। और क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, बुक बहुत मोटी है, तो LT ग्रेड के एग्ज़ाम तक तो ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो आज ये इस वाली जो बुक का ये लास्ट आपका प्रैक्टिस सेट था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल कोई प्रैक्टिस सेट नहीं आएगा, कल भी आपकी कोई ना कोई बुक ज़रूर आएगी। हो सकता है मैं जो नई बुक की बात कर रही हूँ मैं वो शुरू कर दूँ, या फिर कुछ और भी शुरू कर सकती हूँ। जब तक GIC का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हमें पढ़ते रहना है, लगे रहना है। जिसका भी हिस्ट्री और पॉलिटी सब्जेक्ट है वो पढ़ते रहिए। तो चलिए मिलते हैं कल नई क्लास करेंगे। और ईश्वर से प्रार्थना करिएगा कि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि इतना डाउन होके मेरी समझ लो आंखें एकदम बंद हो रही हैं, और मैं बिल्कुल पढ़ने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है अब तो क्लास लेने का। लेकिन बीमार हो जाती हूँ जल्दी, तो बार बार क्लासेस को ड्रॉप नहीं कर सकती हूँ। ऐसे आपका भी नुकसान होगा और मेरा खुद का भी होगा। ऐसे कम से कम थोड़ा बहुत तो चलो उतना नहीं पढ़ पाई, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया है मैंने भी, तो आप लोग के भरोसे से वरना अगर आप लोग को नहीं देना होता मुझे क्लास ना, तो मैं कतई नहीं पढ़ती, क्योंकि बॉडी बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। हेडेक भी हो रहा है और कोल्ड बहुत तेज़ हो गया है मुझे, तो कोशिश यही करेंगे। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि भैया कल तक मुझे ठीक कर दो, अच्छे से चंगा कर दो, ताकि मैं क्लासेस आपकी जैसे ले पाती हूँ वैसे ले पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं कल। देखते हैं कल कौन सी बुक स्टार्ट करने वाली हूँ मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, या ये कल अभी देखा नहीं है कुछ भी। या तो ये बुक करूँगी जो बता रही हूँ, जिस बुक के बारे में वो करने वाली हूँ, नहीं तो फिर कोई दूसरी होगी। ठीक है, तो वेट एंड वॉच, और कल इसी टाइम पे आपको क्लास मिलेगी, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, बाय बाय। प्रैक्टिस सेट करते रहिए, प्रैक्टिस सेट आपके पूरे एग्ज़ाम तक चलते रहेंगे। बाय बाय।